हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पिछला ब्लैक होल वाला एपिसोड देखा रहेगा तो उसमें मैंने बताया था कि ब्लैक होल जैसे हाईली डेंस ऑब्जेक्ट्स की जो ग्रेविटेशनल पुल रहता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसमें से लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो फोटॉन्स मतलब जो से लाइट जिसमें कंप्राइज की रहती है उसे फोटॉन्स कहते हैं। तो फोटॉन्स तो मासलेस होते हैं लेकिन फिर भी उसके ऊपर ग्रेविटी का असर क्यों होता है, क्योंकि हम नॉर्मली यही कहते हैं कि अगर ब्लैक होल के इवेंट होराइज़न को अगर लाइट भी क्रॉस कर दे तो उसमें से वो बाहर नहीं आ पाती। तो ऐसा क्यों होता है? आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं एच टेक यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे फोटॉन्स और उसके ऊपर पड़ने वाले ग्रेविटी इफेक्ट के बारे में। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो चलिए अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बारे में। अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक फार्मूला शो करता हूँ। यहाँ पर F इज़ इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। जो F है वो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स को डिनोट करता है, G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M1 और M2 वो मास ऑब्जेक्ट्स है जिसके बीच में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और आर स्क्वायर मतलब वो डिस्टेंस रहता है जिसे M1 और M2 के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ मासलेस फोटॉन्स के बारे में, तो अगर M1 और M2 में से कोई भी अगर टर्म को हम ज़ीरो कर दें तो पूरा जो फोर्स का जो इक्वेशन है वही पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो अभी यहाँ अगर मैंने ग्रेविटी की बात की है तो मैं आपको बता दूँ कि ग्रेविटी ही ऐसा फोर्स है जिसके वजह से हमारा जो अर्थ है वो सन को ऑर्बिट करता है और जो हमारा मून है वो अर्थ को ऑर्बिट करता है। यानी कि जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो हमें ये बताता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस और उन दो मास ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हम नॉर्मली हर सिचुएशन में यूज़ करते हैं। इसने हमें ये बताया कि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अराउंड कुछ 11 किलोमीटर्स पर सेकेंड करके रहती है। फिर इसने हमें ये भी बताया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है। फिर इसने हमें हमारे जो मास मिशन से और हमारे जो मून मिशन से उसमें भी हमें हमारी बहुत सारी हेल्प की। तो सवाल ये है कि अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हर सिचुएशन में अगर हम यूज़ करते हैं तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये थियरी परफेक्ट नहीं है। न्यूटन का लॉ हमें ये तो बताता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल पुल की वैल्यू कितनी रहेगी, लेकिन ये हमें ये नहीं बता पाता कि ग्रेविटेशनल फोर्स काम कैसे करता है। मतलब आपको ये एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ कि हमारा अगर अर्थ और मून की बात करूँ तो हमारा जो मून है वो हमारे अर्थ के एकदम फिक्स डिस्टेंस पे ही क्यों ऑर्बिट करता है। तो न्यूटन का जो लॉ है हमें वो पूरा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। प्रॉब्लम तब अराइज़ होती है जब कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अराइज़ होती है जहाँ पर हमें बहुत ही एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत रहती है, ना कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की, जैसे कि ब्लैक होल या फिर कोई न्यूट्रॉन स्टार के केस में। तो अभी आपके मन में एक सवाल आ रहेगा कि अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ब्लैक होल्स और जो न्यूट्रॉन स्टार के केस में फेल होते हैं तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी वैल्यू हम फेमस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से निकाल सकते हैं जो कि आइंस्टाइन ने दी थी। तो अभी हम आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लेते हैं, मतलब बहुत ही डेंस ऑब्जेक्ट लेते हैं और अगर हम उसे किसी भी चादर पर डालते हैं तो बहुत सारी जगह नीचे वो धंस जाता है। सिमिलरली हम कोई भी अगर हल्का गेंद भी लेते हो तो अगर उस चादर पर डालते हो तो हम बहुत सारे कम जगह लेता है, नीचे बहुत कम धंसता है। लेकिन आपने यह भी देखा रहेगा कि जब भी ऐसा हल्का गेंद और जो वज़नदार गेंद है वो हम चादर पे डालते हैं तो वो जो हल्का वाला गेंद है वो उस वज़नदार गेंद की तरफ लुढ़कता चला जाता है और वो उसे ऑर्बिट करता है। तो हमारे जो न्यूटन ने है वो ये कहा था कि ग्रेविटी करके एक फोर्स रहता है, लेकिन आइंस्टाइन ने ये बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं रहता, ये कर्व्ड स्पेस टाइम का इफेक्ट रहता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। हमारा जो सन है वो भी स्पेस टाइम में एक वॉर्प क्रिएट करता है और इसी तरह ही हमारे जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो भी थोड़ा थोड़ा जो स्पेस टाइम है उसे वॉर्प किए हुए हैं। तो इसकी वजह से ही हमारा जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हमारे सन को ऑर्बिट करते हुए हैं। तो अभी आपको इस मन में ये भी सवाल आ रहेगा कि अगर ये ऑर्बिट करते हैं तो वो एक टाइम पे जाके सन से टकरा क्यों नहीं जाते। इसे हम किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।
आपको इस वीडियो में बता दूं कि अगर हमारा जो सन है वो स्पेस टाइम को बहुत ज़्यादा वार्प क्रिएट किए हुए हैं, और उसके जो नज़दीकी जो ग्रह है उससे वो है मर्क्यूरी। तो जिस वार्प स्पेस टाइम का सबसे ज़्यादा इफेक्ट मर्क्यूरी के ऊपर ही पड़ेगा। तो फिर अभी हमारे सवाल के ऊपर आते हैं कि फोटॉन्स के ऊपर ये ग्रेविटी का असर क्यों पड़ता है। तो आइंस्टाइन ने ये कहा था कि फोटॉन्स करके एक एनर्जी रहती है, और हमेशा एनर्जी मास में कन्वर्ट की जा सकती है या फिर मास एनर्जी में, और वाइस वर्सा ऐसा हमेशा होता रहता है। तो इसकी वजह से अभी ग्रेविटी अगर का बात करूं तो ग्रेविटी के मैंने अभी पहले ही कहा था कि ग्रेविटी हमेशा मास ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही मतलब असर डालती है। लेकिन आइंस्टाइन की नज़र से देखें तो ग्रेविटी का असर कोई भी अगर पार्टिकल हो, चाहे वो मासलेस हो या फिर विद मास वाले, उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अभी बात करते हैं ग्रेविटी का असर फोटॉन्स पर कैसे पड़ता है। तो हमें आइंस्टाइन ने ये बताया था कि फोटॉन्स एक एनर्जी रहती है, और हमेशा एनर्जी मास में कन्वर्ट की जा सकती है, और एनर्जी मास में या फिर मास एनर्जी में, और वाइस वर्सा ऐसा हमेशा होता रहता है। सो इन शॉर्ट आइंस्टाइन का ये कहना है कि ग्रेविटी का असर कोई इस दुनिया में कोई भी पार्टिकल्स पे पड़ सकता है, जिसका कोई भी मास हो या फिर वो मासलेस हो। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि ब्लैक होल हमेशा लाइट को अट्रैक्ट क्यों करता है। जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि अगर लाइट ब्लैक होल के इवेंट हॉराइजन को अगर क्रॉस कर ले तो वो उसमें से बाहर नहीं आ पाती। तो मैं आपको इसे एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ कि मान लीजिए कोई एक संकरा रास्ता है, और आप हमेशा उस रास्ते से आप कहीं ऑफिस की तरफ जाते हो, आपको ट्रेन पकड़नी रहेगी या फिर कोई भी बस पकड़नी है, तो आप उस रास्ते से हमेशा जाते हो, और आप हमेशा भागते भागते जाते हो क्योंकि आप हमेशा लेट होते हो। तो अब आपकी ये आदत ही पड़ चुकी है कि आप हमेशा भागते रहते हो उस रास्ते से, क्योंकि आपको पता है कि आपको बस ही पकड़नी है और आपको आगे ही जाना है। लेकिन क्या करें कि अगर किसी दिन उस रास्ते में किसी ने खड्डा कर दिया, मतलब किसी ने एक होल कर दिया, तो आपके साथ जितने भी सब साथी रहेंगे वो क्या करेंगे, वो भी सब आपके साथ भागते भागते जाएंगे। जिसका भी जितना भी डायमीटर उस होल का रहेगा, अगर कोई भी उस लाइन के बाहर अगर कोई जाता रहेगा तो वो उसे हमें आसानी से क्रॉस करके वहाँ से निकल जाएगा। जबकि आप क्या करोगे, आप हमेशा दौड़ते रहते हो, और आपके मोमेंटम की वजह से आप तुरंत रुक नहीं पाते उस होल को देखने के बाद, और आप क्या हो जाता है कि आप उससे गिर जाते हो। तो यहाँ पर जो होल है उसका जो बाउंड्री है उसे हम इवेंट हॉराइजन मान लेते हैं। तो अभी आप क्या ये कह सकते हो कि आप ज़बरदस्ती उस होल में गिरे या फिर उस होल ने आपको अट्रैक्ट किया उसके अंदर गिरने के लिए? नहीं ना। तो ऐसे ही केस में हमें लाइट के केस में होता है इस ब्लैक होल के पास में। तो लाइट को हमेशा वही डायरेक्शन में ट्रैवल करना रहता है जहाँ पर वो जा रहा है और जहाँ से वो आया है। तो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता रहेगा। अगर उसके बीच में अगर कोई ब्लैक होल पड़ता है तो वो उससे एस्केप नहीं करता, मतलब वो मैंने जैसे पहले ही कहा था कि इस ब्लैक होल स्पेस टाइम में एक वॉर्प क्रिएट करता है। तो लाइट के पार्टिकल्स उस वॉर्प स्पेस के अंदर गिर जाते हैं, ना कि वो अट्रैक्ट होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपका हमारी हर फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिले। सो ब्लैक होल के बारे में आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और हाँ, प्लीज़ डिसलाइक करने से पहले प्लीज़ 10 बार सोचिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है हमेशा, और हमें अपना टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, और बहुत सारे यहाँ पे टूल्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को डिसलाइक करने से पहले 10 बार सोच लीजिए। सो मैं हूँ आपका दोस्त आशीष, और आप देख रहे थे #YouTube चैनल में। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।